Okay, so welcome to the class guys. This is lecture number 3 पार्ट 2। इससे पहले जो है हमने लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड पीपल्स वर्सेस हमारा इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन देखा था, जिसमें हमने कई टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस को जो है वो देखा था। ठीक है, आज लेक्चर 3 में जो है हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स को देखने वाले हैं। इसको हमने क्या किया है, 3 हेड्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला तो फिजिकल है, दूसरा केमिकल है और तीसरा जो है बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल में देखते हैं पहला क्या है, ट्रीटमेंट का जो पहला तरीका है वो एरोबिक है। एरोबिक मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम बैक्टीरिया की मदद से जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें जो है वो O2 के प्रेजेंस में होता है, और दूसरा होता है O2 के एब्सेंस में। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है, माइक्रोब्स जो है, वैसे माइक्रोब्स जो O2 के एब्सेंस में थ्राइव करते हैं, वैसे माइक्रोब्स की मदद से हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जो है केमिकल प्रोसेस पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है प्रिसिपिटेशन। अब प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, हम जो है बेसिकली क्या करते हैं, जो डिजॉल्व कंटामिनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर में जो डिजॉल्व कंटामिनेंट्स है, उसको जो है किसी केमिकल की मदद से कन्वर्ट कर देते हैं इनसॉल्यूबल सॉलिड्स में। ठीक है, ताकि वो पानी के अंदर घुल ना सके। इनसॉल्यूबल हो जाएगा तो फिर जो है हम उसको बाहर निकाल लेंगे। मतलब जो भी कंटामिनेंट्स है, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं जो वाटर को आप कह सकते हैं कि गंदा कर रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी को किसी एक्सटर्नल केमिकल की मदद से कम कर देते हैं। उसके बाद एड्जॉर्प्शन आता है। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, अब एब्जॉर्प्शन में देखेंगे कोई एक एड्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, एड्जॉर्बेंट का यूज़ करके, जैसे एक एक्टिवेटेड कार्बन है, सिलिका जेल का नाम सुना होगा आपने, एक्टिवेटेड एल्युमिनियम का नाम है, एल्यूमिनिया बोलते हैं उसको, एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया। ठीक है, इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कंटामिनेंट्स है ना, जो जो इम्प्यूरिटीज़ है, उसको क्या कर लेते हैं, एड्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इसमें आ जाता है एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट, और एक होता है एड्जॉर्बेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको एड्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे क्या है, हमको जो है वाटर जो है, आप कह सकते हैं कि प्यूरिफाइंग वाटर जो है हमें मिल सकता है। दूसरी चीज़, ये तो इजी है, डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, हम क्लोरीन वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वाटर की ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ यूवी ट्रीटमेंट। अभी जो आरओ वगैरह आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देखा होगा, उसमें उसमें आता है, देखेंगे आप, कि यूवी ट्रीटेड लाइट से जो है हम जो है पानी को जो है शुद्धता दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो क्लेम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्लोरीन का यूज़ कर देखेंगे। ठीक है, यूवी ट्रीटमेंट होता है, तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे डिसइंफेक्शन जो है यहाँ पर काम करता है। उसके बाद हमारा फिजिकल प्रोसेस हो जाता है स्क्रीनिंग। ठीक है, सिंपल है स्क्रीनिंग, मतलब एक इजी है, इसको प्री ट्रीटमेंट कहते हैं, प्री ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है, जैसे किसी पाइप से या मोटर वगैरह से पानी जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या है, कुछ फ़िल्टर लगा देते हैं। ठीक है, या कोई शीट वगैरह लगा देते हैं, ताकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहीं पर रोक दे। तो जो पानी का बहाव होगा वो यहाँ से जाएगा, तो ये जो मतलब ऐसे वाले पार्टिकल्स थे, प्लास्टिक व्लास्टिक वगैरह, इधर ही रोक देंगे हम इसको। ठीक है, उसके बाद मिक्सिंग का एक प्रोसेस होता है। इसमें होता है, इसको बोलते हैं फ्लैश मिक्सिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम रैपिडली जो है ना, ऐसे इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह है, तो उसको जो क्या है, क्या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, इसको फ्लैश और रैपिड मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको अलग किया जाता है। उसके बाद फ्लोकुलेशन होता है। फ्लोकुलेशन में क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, उसको हम एक साथ क्लम कर देते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसी एक्सटर्नल उसकी सोर्स की मदद से उसको एक साथ क्लम कर देते हैं, ताकि हम उसको जो है एक ही साथ बाहर निकाल सकें, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो वन बाय वन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम इन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फ्लॉक्स के रूप में, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। एक फ्लॉक्स बना के उसको फिर से बड़े उसमें लेवल में एक बड़ा साइज देके हम उसको बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है। दूसरा है फ्लोटेशन मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं सॉलिड को लिक्विड से, कैसे, एयर बबल्स की मदद से, ठीक है। हम एयर बबल्स जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल है ना वो ऊपर आ जाता है और उसको जो हम आराम से बाहर से निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब जो लिक्विड है, पानी के ऊपर आ जाता है सॉलिड। दूसरा जो है फ्लोटेशन के बाद फिल्ट्रेशन है। अभी ये भी इजी है फिल्ट्रेशन वगैरह, ये तो आपने एक सिंपल सी जो है टेक्निक देखी होगी, गांव घर में भी यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर वगैरह या कपड़े से जो है चापाकल में कपड़े को लगा के पानी छानते हैं गांव, मतलब सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बेसिक सा एक है फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। सैंड मेम्ब्रेन, कुछ भी एक्टिवेटेड कार्बन्स वगैरह है, ठीक है। जो पुराने वाटर प्यूरीफायर आते थे उसमें आप देखेंगे एक्टिवेटेड कार्बन्स, फ़िल्टर पेपर वगैरह यूज़ करते थे, वो बिल्कुल बेसिक से थे, ठीक है। वो यूज़ करते थे उसमें। उसके बाद जो है सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में क्या है, हम ग्रेविटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। बड़े से टैंक में आप लंबे समय के लिए पानी को छोड़ दीजिए तो जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके तली में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और पानी जो है ऊपर आ जाता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन में हम क्या है, ग्रेविटी को यूज़ करते हैं। उसके बाद गैस ट्रांसफ़र का है। गैस ट्रांसफ़र में क्या है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है, लिक्विड वाटर और वो जो गैसेस एक फेज बना देते हैं। अब इसमें एरेशन होता है, एयर स्ट्रिपिंग होती है, मेम्ब्रेन गैस ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, ये कई सारी चीज़ें होती है जो इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स। अब हम मूव करते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन नेट में पूछा गया है इससे, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है इसको हम थोड़े अच्छे से समझें। ये देखिए डिज़ास्टर जो है ना, सपोज कीजिए कहीं पर कोई डिज़ास्टर हुआ, फॉर एन एग्जांपल अभी आप देखेंगे कि जो है गुजरात में जो एयर इंडिया का एक प्लान प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, ठीक है। लंदन बाउंड फ्लाइट थी एक, तो वहाँ पर ये समस्या आई थी। तो सपोज़ कीजिए कि डिज़ास्टर हुआ, वैसे हम हमेशा उम्मीद यही करते हैं कि कुछ इस तरह की डिज़ास्टर ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। बट फिर भी इनकेस अगर कुछ हो रहा है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप है वो है रिस्पॉन्स। दिस शुड बी क्विक, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ भी देखा होगा आपने, जो लोकल्स थे वो जो एक्चुअली लोकल्स फिर भी इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं, बट फिर भी उनका एक रहता है कि क्योंकि वो सबसे पास में है, तो ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्पॉन्स, ठीक है, कि रिस्पॉन्स हम कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप देखे होंगे जो एनडीआरएफ की टीम थी वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी पहुँचती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, वो पहुँचती है, उसका काम होता है वहाँ पर जाके वहाँ पर देखना। तो रिस्पॉन्स में क्या चीज़ें आ जाती है, मतलब दिस इज़ कॉल्ड एज इमीडिएट एक्शन। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर इनका काम होगा कि भाई हम जीवन कैसे सुरक्षित करें लोगों का। तो सबसे पहला काम तो ये, क्योंकि डेब्रिस है मलबा में, उसमें नीचे लोग दब गए हैं, ठीक है, प्लेन क्रैश हुआ है, कुछ लोग जिंदा भी होंगे। तो अभी इनके वजह से ही जो एक व्यक्ति उसमें जिंदा बच गया होगा ना, ये रिस्पॉन्स की वजह से हुआ होगा, क्योंकि बड़ा टाइमली रिस्पॉन्स किया होगा लोगों ने। और जो टीम होगी हमारी फोर्सेस वगैरह थी, एनडीआरएफ और अदर पुलिस फोर्सेस वगैरह जो भी जिनको जिनको जो है वहाँ पे वॉलंटियर फोर्सेस वगैरह थी, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है सेव लाइव्स, ठीक है। ज़िंदगी वहाँ पे जो है लोग जो दबे हैं, जो घायल हैं, ठीक है, उनको सेव लाइव करेंगे तो उनको जो है आप फर्स्ट एड भी दे सकते हैं, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह है। तो ये पहला काम होता है रिस्पॉन्स का। पब्लिक सेफ्टी करेंगे, उसको बेसिक नीड्स वगैरह की ज़रूरत होगी, खाना पानी वगैरह ये सब चीज़ें चलेगी। फिर जो दूसरा फेज़ आ जाता है उसको बोलते हैं हम रिकवरी का। रिकवरी में क्या है इम्पोर्टेंट है, ये इमीडिएट था रिस्पॉन्स, ठीक है, डिजास्टर हुआ इमीडिएट। अब रिकवरी क्या है, ये एक दो दिन आप कह सकते हैं कि उसके बाद शुरू होगा, या रिस्पॉन्स के बाद का पीरियड होता है रिकवरी का पीरियड। इसमें क्या है, आप देखते हैं रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया जाता है कि सपोज कोई अर्थक्वेक हुआ है तो इन लोगों को कैसे आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, ठीक है। और उसके बाद रिकवरी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वहाँ पे, जो लॉस हुआ है उसको जो है रीबिल्ड करना है, ठीक है, उसको दोबारा बनाना है, उसको ठीक करना है, जो समस्याएं वहाँ पर हो रही है उनको ठीक करना है, ठीक है। वाटर पाइप ब्रोक हो गया होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का डैमेज हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें हम रिकवरी में देखेंगे। तो रिस्पॉन्स और रिकवरी जो है वो पोस्ट डिजास्टर आता है,
ठीक है, मतलब डिजास्टर के जस्ट बाद ये चीज़ें हमें करने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, डिजास्टर से बिल्कुल पहले का रिस्पॉन्स है, आपको याद रखना होगा कि जस्ट बाद क्या है, रिस्पॉन्स है, उसके बाद रिकवरी है। फिर हम आ जाते हैं प्री डिजास्टर में, कि डिजास्टर से पहले हम इसको कर सकते हैं या रिकवरी के बाद किया जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन आपको याद रखना है, मिटिगेशन हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। ठीक है, हम ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमको लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एयरलाइन के केस में अभी हम बोले, यहाँ पर मिटिगेशन ये लिया जा सकता था कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो भी वो फ्लाइट्स थी, बोइंग जो भी विमान था, वो क्या है, उसकी कुछ इंजन फेल्योर वगैरह थी या पता नहीं कुछ चेंज भी किया गया था। वो 2000 शायद 14 से फर्स्ट फ्लाइट लिया था। तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम क्या है, आप इंजन वगैरह जो है वो, एक जो डीजीसीए है हमारी अथॉरिटी है जो कि उड़ान वगैरह की वो देती है, उसकी भी कई सारी ब्रांचेज होंगी। उनका काम क्या है, ये देखना कि क्या जो है वो जो विमान था जो उड़ान भर रहा है, क्या वो अपना जो है सही तरीके से हर पैरामीटर्स पे आ रहा है, इंजन वगैरह क्या उसका काम कर रहा है। अगर वो 2014 से था तो उसको अभी सर्विस में आए, मतलब आप कह सकते हैं कि करीब 11 साल हो गए थे, है ना, 25 चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है देखना, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अर्थक्वेक की बात करेंगे आप सपोज, तो उसमें मिटिगेशन टर्म्स क्या हो सकते हैं, उसमें है आप अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनाएंगे। ठीक है, ताकि जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, वहाँ पर आप भूकंप रोधी मकान बनाएंगे, ताकि जो है आप उस चीज़ से सुरक्षित हो सकें। ठीक है, कम से कम जान माल का नुकसान हो। तो मिटिगेशन का मतलब होता है, आप देखेंगे कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जो है सोचते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कि आप कैसे चीज़ों को एंटीसिपेट करके आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मॉक ड्रिल्स होता है। ठीक है, अभी मॉक ड्रिल वगैरह चल रहा था, इंडिया अभी जो ये पाकिस्तान और इंडिया में स्टैंड ऑफ चला था, उस बीच में आपने देखा होगा ब्लैकआउट के थ्रू है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप लोगों को वार्न करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिपेयर्डनेस है। ठीक है, आप एक ट्रेनिंग शेड्यूल रख सकते हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, कि अगर अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, तो आप कैसे जो है लोगों को सुरक्षित करेंगे, खुद को सुरक्षित करेंगे पहले, फिर लोगों को करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस प्री डिजास्टर है, रिस्पॉन्स और रिकवरी पोस्ट में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1986, कई बार पूछा गया, ईयर याद रखना है आपको, EPA 1986। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, ये जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि भारत में पहला एक ऐसा एक्ट था जिसने पर्यावरण के बारे में बड़ी डिटेल में और बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि पावरफुल तरीके से इन चीज़ों को लेके आए। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो प्रोटेक्ट कर सके और इम्प्रूव कर सके इन्वायरमेंट को। ठीक है, कैसे, प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड एबेटिंग पॉपुलेशन के थ्रू। अब इसमें जो कई सारे इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स जो है वो उनको रखा गया था, कि कैसे आप जो है डिजास्टर जो हेजार्डस वेस्ट है उसको कैसे डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, और उसका जो है प्रॉपर समाधान होना चाहिए, क्या समस्याएं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा हजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट था। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप जो है पास करने से पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, कई बार अपने इंडिया में सुना होगा कि जो है कई जैसे कोई इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा लॉस लॉस हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम सुना होगा आपने, NBA। ठीक है, क्या हुआ है, इन्होंने कहा कि भाई नर्मदा का जो है वो एरिया वो तबाह हो रहा है, वहाँ के जंगल। अभी हैदराबाद में ये एक सुनने में आया था। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में आया था, वहाँ जो है सरकार जो है कोई उसको आप कह सकते हैं कि एक टेक्नो सिटी बनाना चाहती है, पर जो वहाँ के वन्य जीव है उसको हटा हटा रही हैं, जो वहाँ के जंगल काट रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि हम जो इंडस्ट्री, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, उससे इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो है क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कोई भी इंडस्ट्री और या फिर इस तरह का टेक्नो हब वगैरह लगाने से पहले आपको। ये सारा जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन था। इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज बनाएगी कि उसमें जो है आप चेक करेंगे कि क्या चीज़ें जो है कितना नुकसान कर रही है और हम कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ पेनल्टीज़ भी थी जिसमें आपको जो है
आपको जेल भी हो सकता है, जेल टर्म था, फाइन था, ठीक है। ये चीज़ें जो है इंक्लूड की गई, पेनल्टीज वगैरह। उसके बाद आते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC शॉर्ट में है। ये कब 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने जो है बेसिकली अगर आप देखें तो 8 जो है इसके की नेशनल मिशन थे, जिसमें से एक है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड रहते हैं थर्मल पे, थर्मल कोल, ठीक है। तो सोलर पे सोलर चूंकि क्या आप देख रहे हैं, सन तो बिल्कुल एबंडेंट है हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं जो है हम कोल क्या है, कोल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स क्या है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो हम जो है क्या करेंगे, सोलर की तरफ मूव करेंगे, सौर ऊर्जा से जो है काम करेंगे। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कैसे एनर्जी को एफिशिएंट बनाएंगे, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही उसको इस्तेमाल करें, ठीक है, आवश्यकता से अधिक एनर्जी यूज़ नहीं करें, और वो भी एफिशिएंट तरीके से। जैसे आप पहले देखेंगे एक जो येलो कलर का बल्ब आता था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है बिजली खाता था, ठीक है, बिजली खपत बहुत ज़्यादा था उस बल्ब में। फिर एक CFL जैसा आने लगा, ठीक है, अभी जो है LED का ज़माना आ गया। तो LED जो है बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट मानते हैं इसको। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। 5 स्टार रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इंजन वगैरह जो है BS6 अभी चल रहा है, ठीक है, BS6 वगैरह उस तरीके से आप क्या है एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट। सस्टेनेबल हैबिटाट का मतलब है कि आप घर जगह द्वार ऐसा बनाइए कि वहाँ पे जो है आप जितना से ज़्यादा जितना हो सके, जैसे आप सोलर रूफटॉप वगैरह यूज़ कीजिए, ठीक है, थर्मल पे कम रहिए, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, ठीक है, पानी जो है इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा। तो इस तरीके से एक सस्टेनेबल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने जो है पर्यावरण को लॉस कर रहे हैं, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल वाटर मिशन है इसके अंदर, फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, क्योंकि अभी क्या है इधर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो हमारा हिमालय है वहाँ भी समस्याएं आ रही है। तो वहाँ के इकोसिस्टम को भी जो हमें बचाना है, क्यों, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल और इसमें बिल्कुल अंधाधुन इतना ज़्यादा हम लॉस कर रहे हैं पर्यावरण का, कि कुछ भी जो है आज के डेट में सुरक्षित नहीं है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल जो है देश में जो है हरित प्रदेश जो है वो उस तरीके का होना चाहिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 जो है की नेशनल मिशंस है NAPCC का, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कई बार इस पे जो पूछा गया है। और उसके बाद क्या है, NAPCC का एम क्या है, बेसिकली टू प्रमोट इंडियाज डेवलपमेंट वाइल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, ठीक है। जो हम लोग हमारा जो परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट में, उसको जो है हम किस तरीके से उसको देखते हैं और किस तरीके से उसको जो है बेहतर करेंगे। कोर एग्जेक्टिव है मैड, याद रखना है मैड, ठीक है, मिटिगेशन एडेप्टेशन और डेवलपमेंट, ये पूछा गया है कई बार, मैड, ठीक है, बस मैड याद रखना है, सिंपल MAD, मिटिगेशन एडेप्टेशन एंड डेवलपमेंट। एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है हिंदी में कि जब आप एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को अपने पर्यावरण पे क्लाइमेट के अनुसार फॉर योर सर्वाइवल, ठीक है, अपने आप को जीवित रखने के लिए आप जो एडजस्ट करते हैं जो करंट क्लाइमेट है, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। मिटिगेशन एडेप्टेशन एंड डेवलपमेंट। मॉनिटरी प्रोटोकॉल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 1987, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्या था, बेसिकली क्या हुआ था कि हमने जो है इंडस्ट्रियल ये समस्या जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इंडस्ट्री वगैरह के डेवलपमेंट से, तो ओजोन जो है वो हमारा तबाह हो रहा था, डिप्लीट हो रहा था ओजोन हमारे पोल पे, ठीक है। तो जो अब इससे क्या हुआ, इससे क्या होता है, इससे यूवी रेज जो है वो अर्थ पे आ जाएगी, ठीक है। जो हमारा पोल है ना, वो रोकते हैं बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज को, जो सूर्य से ये विकिरणें आती हैं। ये चूंकि हमारे लिए स्किन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, आँखों के लिए, स्किन के लिए, तो ये इसको काम था रोकने का, ओजोन का। लेकिन चूंकि इंडस्ट्रियल से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, CFC HFCs वगैरह का, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ओजोन डिप्लीट होने लगा। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था कि हम ओजोन लेयर को रिवाइव करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एरोसोल्स, रेफ्रिजरेंट्स, ACs वगैरह में हम जो है यूज़ करते हैं, उसमें से ये चीज़ें
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs वगैरह ये सब निकलती हैं। अब इस पे क्या है कि एक डिफरेंट जो है सबको एक कह सकते हैं कि डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए एक टाइम टेबल दिया गया, ताकि जो है आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को क्या कर सके, फेज आउट कर सके, ख़त्म कर सके, मतलब ये जो CFC वगैरह करते हैं इनको आप बंद कर सके। अब इससे क्या होगा कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकेंगे, जो है ओजोन फिर से रिवाइव हो जाएगा, जो डिप्लीट हो रहा था उसको हम ठीक से फिर से रिवाइव करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो है इसका जो है अभी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये एक हाईली सक्सेसफुल है, एक जो है प्रोटोकॉल साबित हुआ है, और हमने काफ़ी हद तक जो है ओजोन को दोबारा रिकवर कर लिया है, और साथ ही साथ हमने ODS लेवल को भी रिड्यूस कर लिया है। तो ओजोन लेयर अभी क्या है, ऑन अ ट्रैक टू रिकवर। रियो समिट की बात करते हैं, ये भी इन्वायरमेंट का वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं, और इसको जो एक और नाम है इसका, अर्थ समिट भी बोलते हैं इसको, फेमसली इट इज़ नोन एज अर्थ समिट। ठीक है, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो कहाँ, ब्राज़ील में 3 से 14 जून 1992। अब इसका पर्पस ये था कि ये एक नया जो है आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे इंटरनेशनल एक्शन के लिए इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे। ठीक है, अब उसके बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स है एजेंडा 21। 21 का मतलब है 21st सेंचुरी से लिया गया है कि हम ऐसे कौन से काम करेंगे, हम ऐसे कौन से कदम उठाएंगे 21वीं सदी में कि हम अपने पर्यावरण को, हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर कर सके। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 21वीं सदी में। रियो डिक्लेरेशन लिया गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशंस लिया गया कि हम किस तरह से एग्रीमेंट्स बनाएंगे क्लाइमेट चेंज पे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बेहतर करेंगे। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थी, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल गाइडिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। ये रियो समिट था। अब देखिए यहाँ से CBD निकला है, ये कहाँ से निकला है CBD हमारा, अभी जो पहले हमने रियो देखा था वहाँ से निकला है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बेसिकली, ये किस पे डिस्कस करता है, ये कहता है कि हम कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पे जो बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है उसको कंजर्व करेंगे। हमने कहा कि ये 1992 अर्थ समिट जो है, अभी हमने रियो समिट देखा था, उसी का जो है आप एक कह सकते हैं उसी का फल था। 3 मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, एंड इसके कंपोनेंट को सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, एंड इंश्योर करेंगे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, आप देखेंगे ना तो पृथ्वी पे आपको जो हमारा अर्थ है आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा जो है आप कितने प्रकार के जीव जंतु वगैरह मौजूद है। ठीक है, तो इनका यही था कि हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो हमें नज़र नहीं आता है, लॉन्ग टर्म में वो नज़र आएगा कि एक भी प्रजाति विलुप्त हो रही है ना, तो उसका इम्पैक्ट हमको दिखने को मिलेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है आपने अभी ईगल को जो है आप बहुत कम देखना शुरू किए होंगे, जिसको चील बोलते हैं या बाज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये क्या था, ये इसको बोलते थे नेचुरल स्केवेंजर, नेचुरल स्केवेंजर्स। ठीक है, स्केवेंजर्स मतलब होता है ये क्या करते थे कि जैसे डेड पशु वगैरह थे, डेड एनिमल्स, डेड बॉडी वगैरह होती थी, ये इसको खाते थे। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ें मतलब नेचुरल स्केवेंजर थे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, इन्वायरमेंट ने ऐसा बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि जो एनिमल बॉडी वगैरह था, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह था, उसमें डाइक्लोफेनेक नाम का एक जो है केमिकल मिलने लगा। इस वजह से क्या हुआ है, ये डेड एनिमल जब वो खाते थे बाज, तो इनका जो है लीवर पे वो असर करता था, और काफ़ी नंबर में इनकी जो है डेथ होनी शुरू हो गई। तो आज के डेट में ये बड़े कम हो गए। अब इससे क्या होगा, नेचुरल स्कैवेंजर ख़त्म हो गया, बॉडी वैसी सड़ती गलती रहेगी। ठीक है, अब उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगेगा। पहले ये बाज उसको खा जाती थी, तो अब सोचिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हम ये देख नहीं रहे हैं, हमने आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये था कि हमें 50-100 साल के बाद ये चीज़ें पता चल रही है कि हमने तो है बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया अपने प्रकृति का। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है यहाँ पर कन्वेंशंस के थ्रू ये कोशिश किया जा रहा है कि हम कैसे जो है चीज़ों को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सुरक्षित करेंगे।
CBD है क्या है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने इस पे साइन कर दिया तो आपको ये मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आप जो है फिर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की जो है अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 196 सिग्नेटरी पार्टीज थे, इंडिया भी इसका एक जो है सिग्नेटरी है, ठीक है। और इसको जो है कौन देखता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल आया, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रीटी, ये क्या करती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो है उसके अंदर जो है ये आई है। अब ये कब अडॉप्ट किया गया था, इस पर कई बार क्वेश्चन बना है, आपको याद रखना है। अडॉप्ट हुआ था 1997 में, लेकिन फोर्स हुआ है 2005 में, ठीक है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन बनता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार फोर्स वाला ईयर पूछ देता है कि क्योटो प्रोटोकॉल एनफोर्स्ड केम इनटू फोर्स इन विच ईयर, तो वो था 2005, ठीक है। 3 और इधर 5, 8 साल के बाद फोर्स किया गया था और आ गया था 1997 में ही इसको अडॉप्ट किया गया था। अब इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि फिर ये बहुत सारे देश होंगे जो साइन नहीं करना चाह रहे होंगे, तो फिर एक नेगोशिएशन चल रहा होगा कि 100 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये 2005 में इन्फोर्स हुआ था, ये याद रखना है। अब इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, GHGs ग्रीन हाउस गैसेस इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कैसे करेंगे ये, इसीलिए इन्होंने सिग्नेटरीज वगैरह बनाए कि भाई हम ऐसे देशों के साथ मिलके हम लोग जो वो करेंगे ताकि ये लोग जो है अपना इंडस्ट्रियल ये चीज़ें कम कर सकें, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम किया सके ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। उसके बाद क्या है, इसमें जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो इन्होंने प्राइमरली बोला, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो ये 6 जो है आपको, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद रख सकते हैं आप। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। अब आ जाते हैं हम लोग पेरिस एग्रीमेंट की तरफ, ठीक है। हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात की थी COP से पहले, तो ये जो COP 21 था वो पेरिस में हुआ था, कब, 2015 में। अब यहाँ पर भी 196 पार्टीज थी, उन्होंने जो है इसको अडॉप्ट किया। अब इनका जो है आप देखेंगे कि इनका मेन गोल था कि क्या करेंगे, लिमिट करेंगे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि हमने कल के लेक्चर में भी ये चीज़ें इसी यूनिट में डिस्कस की थी, कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है। हमने एक आपको कार का एग्जांपल दिया था, ठीक है। आप धूप में अपनी कार रख के उसको बंद करके चले जाओ और 1 घंटे के बाद है वो जो है हॉट बॉक्स बन जाता है, कोई चीज़ उसमें होगा तो वो उबल जाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वही हमारे अर्थ के साथ हो रहा है। सूर्य की किरणें तो आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ रेज, लेकिन वो उत्सर्जित होके यहीं फंस जा रही है, वो बाहर नहीं जा पा रही है। यहाँ से क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब क्या होगा, अब इन्होंने कहा कि 2 डिग्री जो है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, वो उससे जो हम कम करेंगे। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं 1750 से पहले का, ये जो है एक बेस लाइन है, क्योंकि 1750 क्या हुआ है, इसके बाद से हमने जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमने इतने ज़्यादा अंधाधुंध इंडस्ट्रीज़ बनाई, हमने जो है सब मैकेनिकल चीज़ें शुरू कर दी, ठीक है। हमने जो है सब पुराने जो एक नेचुरल प्रक्रिया था हर चीज़ों का, खुद जो है अर्थ के पास हीलिंग पावर थी, वो हमने तबाह कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि जो 1750 को बेस ईयर रखा गया है, 1700 पहले का जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था ना, तो उसके जो है 2 डिग्री सी तक हमको 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे करना है, और कम से कम जो है लिमिट करेंगे, कम से कम 1.5 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये टारगेट्स आपको याद रखने हैं, ये कई बार पूछा गया है। To limit the global warming to well below 2 degrees C above pre-industrial level with efforts to limit it to 1.5 degree C, ठीक है। और ये क्या करता है, also aims to enhance countries ability to adapt to climate change impacts and make financial flow consistent within a low carbon and climate resilient pathway, ठीक है। ये बोलती है कि अगर आप हमारी शर्तों को मानेंगे, आप इनको जो है फॉलो करेंगे, तो हम जो है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में, तो हम आपको फाइनेंशियली जो है लोन्स वगैरह भी देंगे, कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो है मनी जो है प्लेज किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है NDC का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री को जो है रेगुलर अपडेट देना है इस पे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं एमिशन रिड्यूशन टारगेट को, और कैसे जो है वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी में हमने आपको बोला था अभी भारत स्टेज 4,
पहले आया, फिर अभी जो है 5 हमने लाया नहीं, हम सीधे जो है 6 की तरफ मूव कर गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था इसमें। तो इसका ये मतलब है कि ये इमिशन स्टैंडर्ड है। व्हीकल्स जो भारत 6 जो गाड़ियाँ फॉलो कर रही है उसमें एमिशन कम है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें अडॉप्ट करके हम वर्ल्ड लेवल पे दिखा रहे हैं कि हम क्या इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम अपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह को मॉडिफाई कर रहे हैं। जो पुराने वाले इंजन्स थे हम उनको जो है फिर क्या करते हैं, रिटायर कर दे रहे हैं ताकि नए इंजन्स कम जो है पॉल्यूशन करे, कम नुकसान हो। अब नेशनली डिटरमाइंड का क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक तो वो कैटेगरीज हैं जो डेवलप्ड हैं, ठीक है, एक कैटेगरीज वो है जो डेवलपिंग है, मैं एग्जांपल भी देता हूँ, और एक वो है जो अभी नॉन डेवलपिंग है या कह सकते हैं पुअर कंट्रीज। अब जैसे इसमें यूरोप के कंट्रीज आ जाएंगे काफ़ी सारे, अमेरिका आ जाएगी, और दूसरी आ जाती है हमारी जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, और फिर यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, नॉन डेवलपिंग कंट्रीज है। ओके, तो ये जो पुअर है काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखो इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड देशों ने तो बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण को लॉस किया। कैसे? क्योंकि ये तो हमने कहा कि 1750 से ही डेवलप कर रहे थे। ये भाई साहब मतलब पिछले 200 सालों से, 200-250 सालों से जो है इन्होंने जो है क्या किया है, प्रकृति को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, खूब दोहन किया और जो है डेवलप बन गए, ठीक है। खूब इंडस्ट्री लगाया, खूब प्रोडक्ट्स बेचा। जब इनके यहाँ देश में इनका जो है कंज्यूमर नहीं था तो फिर इन्होंने क्या कॉलोनी बना के दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया। डेवलपिंग कंट्रीज़, नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह जो है गरीब देशों में, अफ्रीका में, एशिया में, यहाँ जो है क्या किया इन्होंने, एशियन और अफ्रीकन नेशंस में अपने प्रोडक्ट्स बेचे। तो ये तो भाई साहब डेवलप हो गए और इन्होंने खूब ज़्यादा यूज़ भी किया। अब जब हमारी बारी आई, अब तो हम 1750 में तो हम तो आज़ाद भी नहीं थे, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी। इंडस्ट्री हमने 1947 वगैरह के बाद जो है लगाना शुरू किया। तो अभी तो आप देखें तो हम 70-75 साल से हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, और हमसे तो बुरी स्थिति में अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिनके पास आज भी कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ अगर हम एक ही टारगेट दें कि भाई तुम्हें भी जो है इतने 50% से कम करना है, हमें भी करना है, और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज पुअर को भी करना है, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि भाई जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है। हमने अभी शुरू किया है, कुछ ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। तो इसीलिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि इन लोगों ने अलग अलग टारगेट दिया है। इनको जो है बहुत क्लोज टारगेट दिया है कि आपको तो अब आप तो बहुत यूज़ कर चुके हैं भाई, अब आप बंद करो, ठीक है, हम आपको कोई लिमिट नहीं देंगे। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर सख्त पाबंदियाँ हैं। थोड़ी सी छूट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिली है, मतलब फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूट दे दिया गया कि आपको विकास करने का मौका नहीं मिला, आप विकासशील देश हैं तो आप जो है जैसे भी होता है आप भी डेवलप्ड लोगों के जैसे दोहन शुरू कीजिए, ऐसा भी नहीं है। हमें भी टारगेट मिले हैं लेकिन हमें थोड़ा-सा टाइम दिया गया है। ठीक यही चीज़ जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी है, जो नॉन डेवलपिंग है, जो पुअर कंट्रीज़ है, उनको जो थोड़ा-सा लंबा पीरियड दिया गया है कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए, आप इंडस्ट्री कीजिए, लेकिन सस्टेनेबल की तरफ जाइए, ठीक है? किसी को आपके विकास से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके विकास से पर्यावरण का हानि नहीं होना चाहिए। हम अपने फ्यूचर के साथ जो है वो एक जो आप कह सकते हैं ना कि फ्यूचर को सोच के नहीं कुछ कर रहे हैं कि हमारा भविष्य में क्या होगा, हम वो नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ थोड़े से फ़ायदे में है, बट उनको जो है सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इनके लिए ये नियम ज़्यादा सख्त हैं और होने भी चाहिए। ओके, उसके बाद जो है नेशनल सोलर अलायंस की हम बात करते हैं। अ, अब ये जो है ये आप कह सकते हैं कि आप भारत के लिए वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट है आज की डेट में कि भारत ने जो है कई सारी कंट्रीज़ के साथ स्पेशली फ्रांस के साथ मिलके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इंडिया ने इसको जो लॉन्च किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। 2015 में ये लॉन्च हुई थी। अब ये क्या है जो हमने अभी COP21 देखा था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जहाँ पर हुआ था, उसी में जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया इन लोगों ने मिल के। अब इसका एम क्या है, वैसी कंट्रीज जो ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, जैसे आप अर्थ देखेंगे ये इक्वेटर है, 23.5 डिग्री यहाँ और 23.5 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, इधर और इधर, ये जो बीच का एरिया है ना,
ये उन्होंने बोला है कि कंट्रीज जो इसमें फॉल कर रही है ना, इसको मैक्सिमम सनलाइट मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना मैक्सिमम सनलाइट अचीव करता है। तो इन्होंने बोला है कि हम जो है इसको एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर अलायंस बना के, ठीक है, सौर ऊर्जा का, जो सन का सौर ऊर्जा है, इसके बीच जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं उनका जो है हम एक टीम बनाएंगे, हम एक आप कह सकते हैं कि अलायंस बनाएंगे, और हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। अब इससे क्या होगा, हम थर्मल्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंट है, कोल बेस्ड, ठीक है, थर्मल बेस्ड, कोल बेस्ड, फॉसिल फ्यूल्स जो है, ठीक है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, मतलब नष्ट हो रहे हैं मतलब कहने का मतलब है कि इनका जो है खाली हो रहा है, ठीक है। तो आप चूंकि सूर्य तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, तो हम कैसे सोलर को जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो है टारगेट किया है कि $1 ट्रिलियन जो है वो मोबिलाइज करेंगे 2030 तक, ठीक है। और जो है इनका प्राइमरी गोल क्या है, टू एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी एक्सेस चैलेंजेस, ठीक है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को डेवलप करेंगे और जो है क्लाइमेट चेंज के साथ हम फाइट करेंगे, ताकि हम एनर्जी बचा सके, हम सब चीज़ बेहतर तरीके से कर सके, लेकिन हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन वो सतत होगा, सस्टेनेबल होगा, ठीक है, विदाउट एनी लॉस, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हमने कोशिश किया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट वो हैं उसको कवर कर लें, तो ट्राई करते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करने का। हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स देखा था, जिसमें हमने जो है 3 इसको हेड्स में फिजिकल देखे, फिजिकल में हमने कितने देखे, 4 3 7, ठीक है, 7 तरीके देखे, और केमिकल के 3 और बायोलॉजिकल के 2, ठीक है, कैसे वेस्ट वाटर को हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये आपको KVS मदान की बुक में ये आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर आज की मटेरियल वहीं से लिए गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में हमने देखा, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है, 2 पोस्ट डिजास्टर है और 2 जो है प्री है। तो डिजास्टर होने के बाद 2 पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी आएगा, फिर प्री डिजास्टर में आपको मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस आएगा। ये भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा। हमने इन्वायरमेंटल, उसके बाद जो है हमने मतलब यूजीसी नेट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो ज़रूरी थी, कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो कई बार पूछे गए हैं, मेंशन किया गया, वो हमने कवर करने की कोशिश की, जिसमें से एक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर हमने मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को देखा, फिर हमने देखा रियो अर्थ समिट को देखा 1992 में, फिर हमने उसी के बेस पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखा, फिर हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, वो 1997 में अडॉप्ट किया, पर इन्फोर्स हुआ कब, 2005 में। फिर हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट देखा, COP21 कब, कौन सा ईयर था, 2015, और इसी 2015 में इसी पेरिस एग्रीमेंट में हमारे जो है फ्रांस और इंडिया ने मिलकर क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आज के लेक्चर के लिए थी। तो आई थिंक पीपल एंड इन्वायरमेंट इज़ फिनिश्ड नाउ। तो हम लोग कल जो है नेक्स्ट क्लास के लिए मूव करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।